नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और भविष्य में जो भी आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं और जहां जहां पर भी सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें हम परंपरागत सामान्य अध्ययन के विषयों को शामिल करने के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी शामिल किया जाता है इसमें। और इसी क्रम में आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनकी तिथि आयोगों के द्वारा घोषित की जा चुकी है। तो वहां पर सामान्य अध्ययन के मूल विषय वस्तु में शामिल लगभग सभी विषयों को शामिल करते हुए यह श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है और यह श्रृंखला हमारी निर्णायक सिद्ध होने वाली है। बिना देरी की बात की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राजव्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। भारत के जो संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माताओं के आदर्श और जो उनका मनोभाव है वो कहां प्रतिबंधित होता है? पहला है मूल अधिकारों में, दूसरा विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा विकल्प है उद्देशिका में और चौथा और अंतिम विकल्प है संशोधन की प्रक्रिया में। तो जो हमारा भारत का संविधान है इसको बनाने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे ऐसे चार्टर अधिनियम पारित किए गए जिनमें सबसे प्रमुख है भारत सरकार अधिनियम 1935। उन सबका प्रभाव हमारे भारत में पड़ा हुआ है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो जैसा भावी राष्ट्र चाहते थे उनके मनोभाव के दर्शन हमें स्पष्ट रूप से कहां होते, ये मूल प्रश्न आपसे पूछा गया है। और चार विकल्प यहां पर है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका और संशोधन की प्रक्रिया। तो हमारे संविधान निर्माताओं के जो मूल भाव थे, जो उनके आदर्श थे, उनका हमें दर्शन कहां पर होता है? तो वो हमें संविधान की उद्देशिका में दिखता है। संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था, वो कैसा भारत का संविधान चाहते थे, इसके दर्शन यहाँ पर स्पष्ट रूप से होते हैं। उद्देशिका की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार क्या था? तो भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस तिथि को क्या हुआ था? तो इस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। इसके पश्चात तिथि आती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा के द्वारा स्थायी रूप से अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। इसके पश्चात तिथि आती है जो कि उद्देशिका से जुड़ी हुई है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है और वहीं आगे चल करके भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बनता है। यहां पर आपको नोट करना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिल्ली में और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। और 13 दिसंबर की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका से संबंधित है।
13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और यह भारत के संविधान की उद्देशिका बन जाती है। भी आपको नोट कर लेना है, जो भारत के संविधान की उद्देशिका बनती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो बचे वाले विकल्प है इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले विकल्प के तौर पर यहां दिया मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? इनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और इनका स्रोत क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है, तो आपका जवाब होगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इनका स्रोत आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लिए गए हैं। और प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 7, और वर्तमान में कितनी है, तो आप बताएंगे 6। और मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति क्या है? पूर्व की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन चुके हैं, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य है और ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, इन्हें लागू करवाया जा सकता है। यह भी आपको नोट करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे विकल्प पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका वर्णन कहां पर है, तो इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में है। और इनका स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ऐसा कहां पर दिखता है, इसके दर्शन कहां पर होते हैं, तो आप बताएंगे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम बात करेंगे यहां पर अंतिम विकल्प की। अंतिम विकल्प में दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत सहित किसी भी देश के संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अगर हम पढ़ें तो उस प्रक्रिया के आधार पर कहा जा सकता है कि अमुक देश का संविधान कठोर है या लचीला है। यदि किसी देश के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को बहुत कठिन बनाया गया है तो उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है, और यदि संशोधन की प्रक्रिया आसान है तो उसे लचीला कहा जाता है। हमारे भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है कि उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए, तब का वर्तमान और भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखते हुए, हम यहां पर कह सकते हैं तीनों को देखते हुए, उन्होंने भारत के संविधान को ऐसा बनाया है कि वह न तो कठोर है और ना ही लचीला है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, अर्थात कठोर व लचीले का समन्वय है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां पर वर्णित है, तो आप बताएंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। और इसका स्रोत आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इसका स्रोत है, यह भी आपको नोट करना। यहां पर एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था और हमारा प्रयास रहता है कि बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंच जाए। यदि आप इससे जुड़े हुए तथ्य पहले से पढ़ चुके हो या इसी चैनल के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंच चुकी है, तो निश्चित ही आपका रिवीजन यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अकबर के किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही स्वीकार किया था? निम्नलिखित में से अकबर के किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही स्वीकार कर लिया था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही नाम से कुछ विद्वान इसे एक धर्म मानते हैं, कुछ विद्वान इसे एक संप्रदाय मानते हैं, कुछ विद्वान इसे एक धार्मिक सुधार की दृष्टि से देखते हैं। तो दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था कब? तो यहां पर जवाब हो जाएगा 1582 ईस्वी में। 1582 में अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही चलाया गया था। तो उस दीन-ए-इलाही को सबसे पहले किस दरबारी ने स्वीकार कर लिया था? तो सही जवाब है बीरबल। बीरबल ने अकबर के द्वारा शुरू किए गए दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। और दीन-ए-इलाही कब चलाया गया था अकबर के द्वारा? तो याद रखना है 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब हम बात करेंगे बीरबल पर। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। बीरबल का मूल नाम था महेश दास, ये भी आपको याद रखना है। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और सबसे प्रिय 9 रत्नों में से एक थे, ये भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। तो बचे वाले विकल्पों में पहला नाम है तानसेन। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, ये भी आपको याद रखना है।
और अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार से, और इनकी प्रसिद्धि देश दुनिया में जानी जाती है। अकबर के द्वारा इनको उपाधियां दी गई थी कंठाभरण और वाणी विलास। आपसे पूछा जा सकता है कि रामतनु पांडे या तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, तो कंठाभरण, याद रखिएगा, कंठाभरण, और याद रखिएगा पहली उपाधि इनको दी थी कंठाभरण और दूसरी दी थी वाणी विलास। वाणी विलास, वाणी विलास, ये 2 उपाधियां थी महत्वपूर्ण जो अकबर के द्वारा तानसेन को दी गई थी। तानसेन अकबर के प्रभाव में आकर के बहुत सारे रीति रिवाज अपने बदल देते हैं और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका मकबरा कहां बनाया गया, तो ग्वालियर में। याद रखिएगा तानसेन का मकबरा कहां पर है, तो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहां है, मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में इनका मकबरा है तानसेन का, ये भी आपको नोट करना है। तानसेन का मकबरा कहां है, ग्वालियर में है। तानसेन का मूल नाम बहुत से भारी परीक्षाओं में पूछा गया, रामतनु पांडे है। कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा इनको दी गई थी, भी आपको नोट करना है। टोडरमल, टोडरमल अकबर के शासन काल की पूरी भू राजस्व व्यवस्था देखते थे। इनके पास क्या था, राजस्व, राजस्व और वित्त संबंधी प्राधिकार इनके पास थे, और अकबर के 9 रत्नों में ये भी शामिल थे। मान सिंह, मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति रहे। याद रखिएगा मान सिंह जो है वो सेनापति रहे, सेनापति रहे, और अकबर ने इनको 7000 का मनसब भी दिया था। 7000 का मनसब, मनसब 7000 का मनसब पाने वाले व्यक्ति थे मान सिंह, मनसब प्रदान किया था। आपसे भी पूछा गया पूर्व की परीक्षाओं में कि मनसबदारी की प्रथा को किसने शुरू किया, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा मनसबदारी की प्रथा को शुरू किया गया था। बीरबल महेश दास थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के दरबारी थे, इनका मूल नाम महेश दास था। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन इलाही को शुरू किया गया था। तानसेन, रामतनु पांडे, कंठाभरण, वाणी विलास नाम की उपाधियां इनको दी गई अकबर के द्वारा, और इनका मकबरा ग्वालियर में है, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। टोडरमल के पास भू राजस्व था और मान सिंह अकबर के सेनापति थे, इनको 7000 का मनसब अकबर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के बारे में सही है। यहां पर आपसे पूछा गया कौन सा कथन कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में सही है। 4 कथन यहां पर विकल्प के तौर पर आपको दिए गए। पहला है अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा विकल्प है स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। तीसरा विकल्प है गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई, और चौथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसमें जो सही विकल्प आपको चुनना है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो इस 1931 के कराची अधिवेशन में क्या हुआ था ऐसा जो इसमें पुष्टि हुई है, तो गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। आपसे पूछा जा सकता है गांधी और इरविन, इरविन कौन थे, वायसराय थे उस समय के, तो वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इस समझौते की पुष्टि कराची अधिवेशन 1931 में होती है, यह भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बच्चे वाले विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास होता है कांग्रेस की कमेटी के द्वारा, और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, अपने धरातल पर आता है। और इस आंदोलन को लीड किया था किसने, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। इसी जन आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई का नारा यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया यह पहला ऐसा जन आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका से लेकर के भारत तक। अगर महात्मा गांधी की हम प्रारंभिक कर्मभूमि देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। भारत की धरती पर पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और
असहयोग आंदोलन सहित तमाम आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए, लेकिन कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं कही गई। ये पहला जन आंदोलन है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसमें पहली बार करो या मरो का संबोधन उनके द्वारा किया गया और यह एक बड़ा जन आंदोलन माना गया। और उन्होंने कहा था इस आंदोलन में या तो हमें आजादी मिलेगी या हम दिवंगत होंगे। आपसे कथन भी पूछे जा सकते हैं, पूर्व की परीक्षाओं में बहुत सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो किसने कहा था कि या तो आजादी हमें मिलेगी या हम दिवंगत होंगे? महात्मा गांधी। इस आंदोलन में व्यापक तौर पर हिंसा भी हुई थी और इसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी को शांति का नोबेल नहीं प्राप्त हुआ था। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और अंततः 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है और किसी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार वितरित नहीं किया जाता है। तो नोबेल कमेटी को आज भी बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा जब तक प्रतिक्रिया आती रहती है कि अहिंसा के पुजारी दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने महात्मा गांधी को आधार माना। उदाहरण स्वरूप दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में व्यतीत किए, वो भी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। ऐसे व्यक्ति को शांति का नोबेल क्यों नहीं मिला? मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहां पर याद रखना, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, माफ करिएगा, 1942 में, और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन अपने धरातल पर आया, कार्य रूप में आया और महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला विकल्प है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। तो उसके विरोधाभास के स्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? नहीं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नोट करिएगा, कराची अधिवेशन, कराची कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, यह भी याद रखना। और भारत के एकीकरण में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी और वर्ष 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह चलाया था। और यह भी याद रखना है कि सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की वर्तमान समय में इन्हीं की है, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इनकी जयंती को हम लोग 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ना कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924। कहां पर अधिवेशन हुआ था? बेलगांव। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और बेलगांव कहां पर है? तो बेलगांव कर्नाटक में है। और महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वर्ष 1924, बेलगांव कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? निम्न में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपको बताना है यहां पर कि अरुणाचल प्रदेश को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से कौन नहीं लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से असम, भूटान, मणिपुर और नागालैंड, 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश विकल्प के अनुसार मणिपुर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है, जिसका जनघनत्व कितना है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है, जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किसको किसको स्पर्श करती हैं, यह भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं असम को स्पर्श करती हैं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र भूटान, इसके साथ भी अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। नागालैंड के साथ भी अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाता है। और
म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा बनाता है, और चीन या तिब्बत के साथ भी अपनी सीमा अरुणाचल प्रदेश साझा करता है। यह भी आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की राजधानी क्या रहेगी? तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर जो है वो यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मशीन आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, विदेशी निवेश आधारित विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधीवादी विचारधारा कैसी थी, जो कैसी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाली थी? वहां से प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो गांधीवादी विचारधारा जो है उसकी अर्थव्यवस्था संबंधित जो आधार है वो खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। खादी का तात्पर्य यहां से है स्वदेशी से, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो सबसे ज्यादा सहभागिता जिसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत का भी सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही था। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था? तो आपको बताना है कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर का तात्पर्य है ऐसा उद्योग जिसमें बिना ज्यादा पूंजी, ज्यादा संसाधनों के, बिना बाहरी व्यक्तियों की सहायता से एक परिवार या कुटुंब, परिवार का पर्यायवाची कुटुंब भी होता है, तो छोटे स्तर पर अगर हम बिना बड़ी पूंजी लगाए हुए अगर किसी वस्तु का उत्पादन हम व्यापारिक दृष्टि से करते हैं, आर्थिक अर्जन की दृष्टि से करते हैं, तो उसे हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं। गांधी जी की अर्थव्यवस्था का एक और आधार था, गांधी जी न्यासिता की बात करते थे। गांधी जी ट्रस्टीशिप की अवधारणा की बात करते थे। ट्रस्टीशिप, ऐसा गांधी जी का मानना था कि न्यासिता के सिद्धांत पर अर्थव्यवस्था को लगाया जाए। बाकी बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। मशीन आधारित विकास, अगर मशीनीकरण बढ़ेगा तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और स्थानीय कुटीर उद्योगों का पतन हो जाएगा। और अंततः इसके परिणाम भी देखे गए। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम भारत में भी देखा गया। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आने लगी, जिससे कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और अंततः उनका पतन हो गया। विदेशी निवेश आधारित अर्थव्यवस्था, वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। और भारत सरकार के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र से लेकर के सभी उत्पादन के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 25 सितंबर वर्ष 2014 को मेक इन इंडिया नामक एक योजना भी शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अश्रु गैस का घटक है? आंसू गैस कब छोड़ी जाती है? जब बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, तो पुलिस या सुरक्षा बलों के द्वारा, आप देखते होंगे समय समय पर समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो वहां पर उसी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, एथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोप्रीप्रिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्लोरोप्रीक्रिन जो है यह अश्रु गैस का एक घटक है और बहुत सारे भी इसमें घटक शामिल होते हैं। तो जो विकल्प के अनुसार जो प्रमुख घटक है वो क्लोरोपिक्रिन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, भारत से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक यह पुस्तक बहुत चर्चा में पूर्व के दिनों में, पूर्व के वर्षों में बनी रही है। तो वहीं से प्रश्न हमने बनाया है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, बिंदुश्री पाठक, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी और मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर है। बचपन बचाओ आंदोलन के ये फाउंडर है। ये संगठन में इनका चलता है। और वर्ष 2014 में, याद रखिएगा, वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। शांति का नोबेल, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो ये पा चुके हैं, प्राप्त करता है। बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर है और एवरी चाइल्ड मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज का नोबेल दिया गया? तो इनको शांति का नोबेल दिया गया था। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। बिंदुश्री पाठक, ये भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। इनके द्वारा
सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। सुलभ इंटरनेशनल नाम का एक एनजीओ भी कह सकते हैं आप, एक संगठन भी कह सकते हैं, इसके फाउंडर है। और इन्होंने हाथ से मैला ढोने की प्रथा जो भारत में चली आ रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, जन जागरूकता इन्होंने बढ़ाया। तो हाथ से मैला ढोना, हाथ से मैला ढोना, हाथ से मैला ढोना, इसके विरुद्ध भी इन्होंने जन जागरूकता का अभियान चलाया। और सुलभ इंटरनेशनल नामक संगठन के फाउंडर है। इस संस्था के द्वारा, इस एनजीओ के द्वारा पूरे भारत में बहुत सारे शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी। छोटे शहरों से लेकर के बड़े शहरों तक वहां पर शौचालयों का अभाव था। तो इनके द्वारा आप देखते भी होंगे बहुत जगह लिखा होता सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा वित्त पोषित शौचालय। तो उसकी जो कार्यरूप की योजना है वो इनके द्वारा ही तैयार की गई। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चित वैश्विक लीडर में इनका नाम आ चुका है। याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर के तौर पर ये जाने जाते हैं। और भारत सहित दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। हालांकि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, इनको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन भारत सरकार के कई विश्वविद्यालय, कई एनजीओ के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। और बाहर, अगर हम भारत के बाहर की नजर डालें तो बहुत सारे देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये पा चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर्स जो है वो इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसमें बच्चों को लेकर के संवाद भी करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, मन की बात में बात भी करते हैं, बच्चों से परीक्षा पर परिचर्चा भी करते हैं। तो बच्चे परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे मुक्त हो, ऐसी विषय वस्तु को इसमें शामिल किया गया है। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की महिला थी और इनको वर्ष 1979 में शांति का नोबेल मिला है। यह भी याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये अल्बानिया मूल की महिला थी और भारत में ये रही, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भारत आई थी और इनको संत की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय सेना ने भी हाल ही में अग्निवर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहां किया है? ये बहुत चर्चित है और सामरिक दृष्टिकोण से भी और करंट अफेयर्स में भी ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। कोई वॉर एक्सरसाइज हो सकती है, ज्वाइंट एक्सरसाइज हो सकती है, किसी देश के साथ युद्धाभ्यास हो सकता है, आपके देश के तमाम राज्यों के पुलिस बलों के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, हमारी पैरामिलिट्री के द्वारा भी अभियान चलाए जाते हैं और हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा, तटरक्षक बल सहित तीनों सेनाएं और हमारे तटरक्षक बल के द्वारा भी समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। तो ये जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा अग्निवर्षा नाम का सैन्य अभ्यास है, वो कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के पोखरण रेंज में, राजस्थान के पोखरण रेंज में यह अभ्यास हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया गया है और अपनी क्षमताओं को परखा भी गया, हमारी भविष्य की रणनीति क्या है और हमारे जो वीर जवान उनके अदम्य साहस का यहां पर प्रदर्शन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। वैश्विक स्तर पर चर्चा में रही CM-302 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? ये मिसाइल बहुत चर्चा में बनी हुई है और इससे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा ये प्रश्न आपके लिए हमने तैयार किया है। इजराइल, अमेरिका, चीन और भारत। तो ये जो मिसाइल है वो चीन ने विकसित की है और यह मिसाइल बहुत चर्चा का इस समय विषय बनी हुई है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, आप याद रखिएगा, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, यह भी आपको याद रखना है और चाइना ने इसे विकसित किया है। इस श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। भारत के चुनाव आयोग के तत्वावधान में राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर के भारत में सफल लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव को कैसे कराया जाए और चुनाव आयोगों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको कैसे देखा जाए, उनका समाधान कैसे खोजा जाए, इसी क्रम में भारत मंडपम में, याद रखिएगा, 24 फरवरी 2026 को दिल्ली में भारत मंडपम
में यह सम्मेलन आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन संपन्न होता है। अगर आप भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर भी गोलमेज सम्मेलन की बात आती है। और गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, 1, 2 और 3। तीनों के 3 कहां हुए थे? लंदन में हुए थे। यह भी याद कर लीजिएगा आप, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति था या ऐसे कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? तो वहां पर आपका जवाब होगा B.R. अम्बेडकर और सर तेज बहादुर सप्रू। 2 ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। लंदन में तीनों हुए थे, यह भी नोट करना है आपको। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने वाले 2 भारतीय प्रमुखता से जाने जाते हैं, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी जी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति थे। धन्यवाद।